Hello students and welcome back to TPA lecture series. So previous lecture में up till section 29 हमने पूरा cover कर लिया था and we start with section 30. So वो topics जो mainly हमने अब तक cover कर लिए थे उसी quick revision के साथ जो last lecture में हमने discuss किया था we'll be starting with section 30, right? So देखिए हमने पिछले जो previous lecture है उसमें कहाँ तक ये सारी चीजें समझ ली थी. Let's just do one thing. से ऐसे डिस्कस कर लेते हैं. तक हमने ये सारा कुछ कवर कर लिया है. सो हमने क्या क्या देखा था. सेक्शन 10, 11 एंड 12. 11 एंड 12 ये किस बारे में बात करते हैं. ये तीनों सेक्शंस जो है ये बात करते हैं कुछ कंडीशंस एंड डायरेक्शंस की. कंडीशंस एंड डायरेक्शंस अपॉन ट्रांसफर, राइट. ये सारी चीजें हमने देख ली है. इस बारे में ये तीन सेक्शंस बात करते हैं. 10 कंडीशंस लगाता है, 11 डायरेक्शंस देता है एंड 12 भी कंडीशंस की बात करता है अपॉन ट्रांसफर. ट्रांसफर के बाद इसके बाद हमने देखा सेक्शन 13 बात करता है ट्रांसफर टू अनबॉर्न चाइल्ड. 20 जो है सेक्शन 20 व्हेन अनबॉर्न पर्सन एक्वायर्स वेस्टेड इंटरेस्ट, ये भी उसी बारे में बात करता है. सेक्शन 20 भी बात करता है अनबॉर्न चाइल्ड. अब आ जाते हैं. हमने देखा 10, 11, 12, 13 एंड 20. फिर 14 बात करता है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी. ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि जिससे क्वेश्चंस बनते हैं. इसके बाद 15 एंड 16 ये दोनों भी बात करते हैं ट्रांसफर से ही रिलेटेड. सेक्शन 13, 14 के केस में. फिर इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो है सेक्शन 17 जो कि बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्यूमुलेशन. सेक्शन 17 इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन फिर जहां हमने 14 देखा था, सेक्शन 14 इसी के साथ आ जाता है सेक्शन 18 भी जो इसका एक सेक्शन है. नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 19 वेस्टेड इंटरेस्ट and 21 contingent interest. नाइनटीन 20 21 हो गया. इसके बाद जब हम कंटिजेंसी की बात करते हैं तो ये दो सेक्शंस जो हैं 22, 23 एंड 24 ये तीनों कंटिजेंट इंटरेस्ट से रिलेटेड, मतलब कंटिजेंट इंटरेस्ट में जो कंडीशंस लगाए जा रहे हैं उन कंडीशंस के बारे में बात करता है. इसके बाद आता है एक ट्रांसफर सेक्शन 25 जो की बात करता है कंडीशनल ट्रांसफर की. कंडीशनल ट्रांसफर की बात करता है मतलब जिसमें कंडीशन लगाने, कंडीशन के बेसिस पे जब ट्रांसफर हो रहा है, राइट. सेक्शन 25 बताता है कंडीशनल ट्रांसफर कब वैलिड होगा. 26 बात करता है कंडीशन प्रेसिडेंट इसे कहेंगे एंड साथ ही साथ इसका इफेक्ट क्या होता है ट्रांसफर पे. देन कम सेक्शन 27, 28 और 29 ये दोनों बात करता है कंडीशन सब्सिक्वेंट की. नाउ अब इस केस में सब कंडीशन सब्सिक्वेंट कंडीशन प्रेसिडेंट को समझने के लिए हमने दो कॉन्सेप्ट समझे थे जो कि था प्रायर डिस्पोजिशन एंड अल्टीरियर डिस्पोजिशन. प्रायर डिस्पोजिशन एंड अल्टीरियर डिस्पोजिशन.
कंडीशन प्रेसिडेंट और कंडीशन सब्सिक्वेंट दोनों से कोरिलेट करके प्रायर डिस्पोजिशन कैसे होगा, अल्टीरियर डिस्पोजिशन किस तरीके से होगा, वो सारे हमने सेक्शंस देखे थे। 29 में जो बता रहे हैं कंडीशन सब्सिक्वेंट, कंडीशन सब्सिक्वेंट के केस में प्रायर एंड अल्टीरियर डिस्पोजिशन किस तरीके से होगा वो सेक्शन 28 में दे रखा है। एंड जब हम 26 में पढ़ रहे हैं कि भाई कंडीशन प्रेसिडेंट के केस में प्रायर डिस्पोजिशन कैसे होगा, अल्टीरियर डिस्पोजिशन, वो दे रखा है सेक्शन 27 में। सो यहां तक हमने अब तक कवर कर लिया था जिसमें हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट्स देखे थे। तो हम अगर बात करें, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कंडीशनल ट्रांसफर हमने समझा था। कंडीशनल ट्रांसफर क्या होता है, सब कंडीशनल ट्रांसफर जब हम बात करेंगे हम उसे कंटिंजेंट इंटरेस्ट से रिलेट करके पढ़ेंगे। इसके बाद हम बताएंगे कि भाई कंडीशनल ट्रांसफर जो है उसमें दो तरीके की कंडीशन लगाई जा रही है, एक तो प्रीसीडेंट हो सकता है, दूसरा सब्सिक्वेंट हो सकता है। अब जब हम कंडीशन प्रीसीडेंट की बात करेंगे तो 26 के साथ हम 27 भी बताएंगे भाई उसमें कंडीशन प्रीसीडेंट हो अगर तो प्रायर डिस्पोजिशन पे कैसे होगा, अल्टीरियर डिस्पोजिशन कैसे होगा। फिर जब हम 29 की बात करते हैं जहां हम कंडीशन सब्सिक्वेंट पढ़ेंगे वहां पे उसके साथ ही हम सेक्शन नंबर 28 बताएंगे कि कंडीशन सब्सिक्वेंट के केस में जब ट्रांसफर के बाद के लिए कंडीशंस लगाए गए हैं अगर तो वहां प्रायर डिस्पोजिशन क्या होता है या अल्टीरियर कैसे और किस तरीके से क्या होता है। ठीक है, यहां तक हमने ये सब कवर कर लिया था। नाउ सेक्शन 30, अ वेरी स्मॉल सेक्शन, प्रायर डिस्पोजिशन नॉट अफेक्टेड बाय इनवैलिडिटी ऑफ अल्टीरियर डिस्पोजिशन। मतलब क्या कह रहा है, if the ulterior disposition is not valid, prior is not affected by it। अगर अल्टीरियर डिस्पोजिशन मतलब अल्टीरियर डिस्पोजिशन क्या हो गया, जो सेकेंडरी ट्रांसफर है, सब्सिक्वेंट ट्रांसफर, राइट, सब्सिक्वेंट ट्रांसफर अगर इनवैलिड है, द फैक्ट दैट सब्सिक्वेंट या सेकेंडरी ट्रांसफर इज इनवैलिड, इस फैक्ट की वजह से जो प्राइमरी ट्रांसफर है, मतलब जो फर्स्ट रिसिपिएंट के पास ट्रांसफर हुआ है, जो प्रायर डिस्पोजिशन है वो इनवैलिड नहीं हो सकता। प्राइमरी की वजह से सेकेंडरी अफेक्टेड होगा, मतलब ये कि अगर देखिए प्रायर डिस्पोजिशन इनवैलिड, ठीक है, प्रायर डिस्पोजिशन वैलिड इनवैलिड है तो इससे क्या होगा, अल्टीरियर डिस्पोजिशन ये अफेक्टेड होगा। लेकिन इसके वाइस वर्सा है, यानी कि अगर अल्टीरियर डिस्पोजिशन इनवैलिड है इससे प्रायर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नॉट अफेक्टेड, क्योंकि यहां तक का ट्रांसफर तो वैलिड है ना। अगर अल्टीरियर डिस्पोजिशन इनवैलिड है मतलब ओनरशिप पूरी पूरी किसके पास आ जाएगी, जो प्राइमरी रेसिपिएंट है उसके पास आ जाएगी। तो सेक्शन 30 यही कह रहा है कि भाई अगर अल्टीरियर डिस्पोजिशन इनवैलिड है तो उससे प्राइमरी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके पास राइट्स जैसे हैं वैसे रहेंगे। नाउ कमिंग विद सेक्शन 31 जो हमारा मेन टॉपिक आज से जहां से हम शुरुआत करेंगे आज के मेन सेक्शन। सेक्शन 31 क्या कह रहा है, कंडीशन दैट ट्रांसफर, अभी देखिए यहां पे भी हम ये सारे कंडीशनल ट्रांसफर के अंदर ही पढ़ रहे हैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स। नाउ सेक्शन 1 स्टेट्स दैट कंडीशन, कैसा कंडीशन, the transfer shall cease to have effect in case specified uncertain event happens or does not happen। कंडीशन क्या कह रहा है कि भाई ट्रांसफर जो है वो खत्म हो जाएगा, shall cease to have effect मतलब टर्मिनेट हो जाएगा, कब, in case specified uncertain event happens or does not happen। अगर जिस इवेंट की बात हम कर रहे हैं, कंडीशनल ट्रांसफर में क्या है, हम एक इवेंट की बात कर रहे हैं, हमने एक कंडीशन लगाया कि वो होगा तो ट्रांसफर होगा, नहीं होगा तो ट्रांसफर नहीं होगा। तो वही कह रहा है किसी स्पेसिफाइड मतलब गिवन जो अनसर्टेन इवेंट है उसके होने या ना होने पे, हैपन और डज नॉट हैपन पे, अगर ऐसा ट्रांसफर है जो कि खत्म हो जाएगा, जिसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, शैल सीज टू हैव इफेक्ट। ठीक है, ये क्या है, क्या राइट प्रोवाइड्स फॉर द टर्मिनेशन ऑफ एन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। भाई अगर इवेंट होता है, अब तक हमने क्या देखा, भाई क्या कह रहा था, कंडीशन प्रेसिडेंट की जब हम बात कर रहे हैं कि अगर या हम सब्सिक्वेंट की बात कर रहे हैं तो भाई उसमें क्या कह रहा था कि अगर ये चीज प्रेसिडेंट में मिली कि अगर ये चीज होगी तो आपके इंटरेस्ट अराइज होंगे। कंडीशन प्रेसिडेंट यही था कि इंटरेस्ट तब अराइज होगा या ट्रांसफर तब होगा जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, यही चीज थी ना। सेक्शन 31 जो है वो इस पे उल्टा बात कर रहा है, इस पे कॉन्ट्ररी चीज कह रहा है। ये क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट तब खत्म हो जाएगा, इंटरेस्ट विल सीज टू हैव इफेक्ट इंटरेस्ट विल टर्मिनेट कब, जब कोई चीज हो जाएगी या नहीं हो, कंडीशन जो भी है हैपनिंग या नॉन हैपनिंग की, उस चीज के बाद जो इंटरेस्ट है वो टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। It allows a property interest to seize or divest upon the happening or non-happening of a
स्पेसिफिक इवेंट, जैसे हम कह रहे थे कि भाई किसी मैरिज के बाद अगर इससे एक्स पर्सन से शादी की उसके बाद इंटरेस्ट अराइज होगा, या दूसरा कंडीशन क्या था, कंडीशन प्रेसिडेंट में जब बात कर रहे हैं कि भाई एक्स पर्सन के इतने स्पेसिफिक एज के होने के बाद उसके पास प्रॉपर्टी जाएगी या उसे इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या लगाया गया है, कंडीशन ये है कि जो भी कंडीशन इस तरीके से लगाया गया है कि कोई इवेंट जिसके बेसिस पे बनाया गया, जो कंडीशन है में जो इवेंट जिसके बेसिस पे इंटरेस्ट अराइज हो रहा है, वो चीज अगर हुई या नहीं हुई, जिस चीज बेस्ड है हैपनिंग या नॉट हैपनिंग, तो जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा वहां से। कंडीशन सब्सिक्वेंट, अनलाइक अ कंडीशन प्रेसिडेंट, here you have the property but a future event can take it away, मतलब अगर वो चीज हुई तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। जैसे हमने 28 में क्या देखा था, क्या कह रहा था यहाँ पे, प्रायर डिस्पोजिशन और अल्टीरियर डिस्पोजिशन की बात थी कि एक पर्सन के पास ऑलरेडी है, मतलब प्राइमरी इंटरेस्ट पहले से है, राइट, प्राइमरी इंटरेस्ट किसी को दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है कि हम प्राइमरी इंटरेस्ट देने, मतलब जो प्रायर डिस्पोजिशन है वो ऑलरेडी किसी के पास है, ऑलरेडी गिवन है, इसके बाद जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर होना है, सेकेंडरी ट्रांसफर होना है, उसके लिए कंडीशन लगाई भाई अगर ये चीज हो गई तो अल्टीरियर डिस्पोजिशन नहीं मिलेगा, मतलब सब्सिक्वेंट ट्रांसफर नहीं होगा, यही चीज कहती है। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे, सब्सिक्वेंट कंडीशन की, वही यहाँ पे कह रहा है कि अनलाइक अ कंडीशन प्रेसिडेंट, हियर यू हैव द प्रॉपर्टी बट अ फ्यूचर इवेंट कैन टेक अवे, प्रॉपर्टी है, उसमें क्या कह रहा था कि इवेंट ये चीज हुई या नहीं हुई उस पर डिपेंडेंट है, अल्टीरियर डिस्पोजिशन नहीं मिलेगा, ये कह रहा था। लेकिन ये क्या कह रहा है कि वो चीज अगर हो गई तो आपका जो इंटरेस्ट है, मतलब जो प्रायर इंटरेस्ट है, यानी जो प्रायर डिस्पोजिशन है, प्राइमरी इंटरेस्ट जिसके पास है, वो भी खत्म हो जाएगा इंटरेस्ट वहां से। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंटरेस्ट, मतलब वैलिड ट्रांसफर हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, मतलब एक ट्रांसफर हो चुका है, यानी प्रायर डिस्पोजिशन किसी पर्सन के पास ऑलरेडी है। अनसर्टेन इवेंट, अनेक अनसर्टेन इवेंट के बेसिस पे बनाया गया है कि सेकेंडरी ट्रांसफर ये हो गया, क्या ये कंडीशन सब्सिक्वेंट है। The termination depends on a future event that may or may not happen. Specific terms, the condition must clearly define the term of the transfer. Automatic termination, once the condition is triggered, the interest ceases to exist for the transferee. जैसे हमने भाई इसकी केस में सेक्शन 29 में सॉरी 28 में क्या देखा था कि एक के पास ऑलरेडी प्रायर इंटरेस्ट है, इसके बाद क्या है कि अगर ये चीज हो गई तो अल्टीरियर डिस्पोजिशन नहीं मिलेगी, ठीक है, यही हमने इसमें देखा था। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर ये इवेंट हो गया या नहीं हुआ, जो भी हैपेंस, इफ द इवेंट हैपेंस और डज नॉट हैपन, तो क्या होगा, जिसके पास प्राइमरी डिस्पोजिशन है, यानी जो प्राइमरी रेसिपिएंट है, फर्स्ट रेसिपिएंट जो है, इसके पास से भी इंटरेस्ट इसका भी खत्म हो जाएगा। हम 28 में सिर्फ कह रहे थे कि अल्टीरियर डिस्पोजिशन नहीं होगा, मतलब प्राइम जो सेकेंडरी ट्रांसफर सब्सिक्वेंट ट्रांसफर प्रॉपर्टी का नहीं होगा, पर 31 इज सेइंग कि भाई उसके पास प्राइमरी रेसिपिएंट जो था उसका इंटरेस्ट भी इवेंट के होने पे खत्म हो जाएगा। ये सब्सिक्वेंट की बात कर रहा है, कंडीशन सब्सिक्वेंट। अ कंडीशन अंडर सेक्शन 31 इज नॉट एब्सोल्यूट, इट मस्ट बी लीगली क्लीन। जैसे क्या कह रहा है, प्रोहिबिटेड कंडीशंस नहीं होने चाहिए। प्रोहिबिटेड कंडीशंस क्या है, जैसे हमने सेक्शन 25 में देखा, सेक्शन 25 में क्या चीज लिखी थी कि ट्रांसफर जो है वो फेल हो जाएगा अगर कंडीशंस वो सारी लगाई हुई हो, वो कंडीशन लगाई हुई हो जो सेक्शन 25 में मेंशन्ड है। जैसे क्या क्या चीजें थी, इलीगल एक्ट के लिए, या ऐसे एक्ट के लिए जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है, या इमोरल कंडीशन, या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ऐसा कोई भी है जो कि सेक्शन 25 में है, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर यहाँ पे इनवैलिड है। तो कंडीशन जो है पहले वो प्रोहिबिटेड नहीं हो सकता, मतलब वो बार्ड बाय सेक्शन 25 कंडीशंस नहीं हो सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 12 का भी सब्जेक्ट टू सेक्शन 12 एक्सेप्शन दे रखा है, यू कैन नॉट टर्मिनेट एन इंटरेस्ट सोनली बिकॉज द ट्रांसफरी बिकम्स इंसॉल्वेंट और अटेम्प्ट्स टू एलिनेट द प्रॉपर्टी। क्योंकि सेक्शन 12 में पढ़ा था, सेक्शन 10 और 12 दोनों का एक्सेप्शन है ये सेक्शन, ये सेक्शन इन दोनों के एक्सेप्शन के सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है, मतलब एक्सेप्शन में फॉल कर जाएगा ये। क्या कह रहे हैं भाई, सेक्शन 12 में हमने क्या देखा था, कंडीशन ऐसी लगाई गई है कि अगर जो ट्रांसफरी है वो या तो इंसॉल्वेंट हो जाए, या दूसरी चीज क्या थी, या तो वो इंसॉल्वेंट हो जाए, या उसने प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफर करने की कोशिश करी है, एलिनेट करने की कोशिश करी, तो उसका
का राइट खत्म हो जाएगा। ये सेक्शन कह रहा है कि दिस सेक्शन यानी सेक्शन 31 इज सब्जेक्ट टू these two sections, मतलब इन दोनों से बाहर नहीं होना चाहिए। ये देखिए दोनों के बीच डिफरेंस बताया दैट वी वर डिस्कसिंग अभी। सेक्शन 28 जो मैंने कहा ये भी कंडीशन सब्सिक्वेंट की बात कर रहा है, सेक्शन 31 भी कंडीशन सब्सिक्वेंट की बात कर रहा है। दोनों में डिफरेंस कहाँ आ रहा है? सेक्शन 28 क्या कह रहा था भाई, प्रायर डिस्पोजिशन ऑलरेडी दिया हुआ है। सेक्शन 31 भी कह रहा है प्रायर डिस्पोजिशन तो ऑलरेडी है किसी के पास, मतलब प्राइमरी रिसिपिएंट उस प्रॉपर्टी का एक इंसान है। 28 ये कह रहा था कि अब दूसरे को ट्रांसफर करने के लिए, मतलब सेकेंडरी रेसिपिएंट जो है उसके पास जाने के लिए कंडीशन अगर ऐसे लगाए गए हैं कि वो कंडीशंस इनवैलिड हैं, तो मतलब कंडीशंस मीट नहीं होते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो ट्रांसफर फर्दर नहीं होगा। 31 क्या कह रहा है कि भाई अगर कंडीशन ऐसे है कि कोई स्पेसिफिक चीज हुई या नहीं हुई तो प्राइमरी का भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। देखिए वही डिफरेंस दे रखा है दोनों में, दोनों के बीच के डिफरेंसेस यहाँ दे रखे हैं। सेक्शन 31 क्या कह रहा है, कंडीशन सब्सिक्वेंट की बात कर रहा है। सेक्शन 28 बात कर रहा है अल्टीरियर डिस्पोजिशन, ये भी कंडीशन सब्सिक्वेंट से ही रिलेटेड है। सेक्शन 31 कह रहा है टर्मिनेशन ऑफ द करंट इंटरेस्ट, मतलब जो प्राइमरी डिस्पोजिशन है यानी जो प्राइमरी इंटरेस्ट है, फर्स्ट रिसिपिएंट का जो इंटरेस्ट है उसके टर्मिनेशन के बारे में बात कर रहा है, मतलब पहला इंटरेस्ट। लेकिन 28 क्या बात करता है, किसी तीसरे पर्सन, मतलब जब प्रायर इंटरेस्ट हो गया उसके पास तो है ये वैलिड, अब वो फर्दर जब ट्रांसफर करेगा सब्सिक्वेंट ट्रांसफर से रिलेट करेगा, ये हो जाएगा प्राइमरी ट्रांसफर। प्राइमरी ट्रांसफर से रिलेटेड है सेक्शन 31। सेक्शन 28 जो है वो सेकेंडरी ट्रांसफर से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें रिजल्ट क्या है सेक्शन 31 के लिए, द इंटरेस्ट सिंपली सीजेस, मतलब जो प्राइमरी रेसिपिएंट था उसका इंटरेस्ट टर्मिनेट, उसका इंटरेस्ट खत्म। यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए द इंटरेस्ट शिफ्ट्स टू अनदर पर्सन। ठीक है, जैसे एग्जांपल इफ बी जॉइंस पॉलिटिक्स हिज इंटरेस्ट एंड्स। क्या हुआ भाई, उसमें एक इंटरेस्ट उसे दिया गया, प्राइमरी रेसिपिएंट जो था कौन, बी, ठीक है उसे मिल गया। अब कंडीशन क्या है कि भाई अगर इसने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया तो खत्म, इसका इंटरेस्ट यहीं से खत्म हो जाएगा, ये सेक्शन 31 में फॉल किया। यहाँ क्या है, इफ बी जॉइंस पॉलिटिक्स द फार्म गोज टू सी। अगर इसने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, मतलब बी जो है वो प्राइमरी रेसिपिएंट है, तो प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी, दूसरे इंसान को चली जाएगी जो कि है सी। यही कह रहा था सेक्शन 28। अब आते हैं सेक्शन 32। आई होप सेक्शन 31 और सेक्शन 28 के बीच का डिफरेंस समझ में आया हो। बेसिकली देखिए फिर से 28 एक बार डिस्कस कर लेते हैं। On a transfer of property, an interest therein may be created to accrue to any person with the condition superadded that in case a specific uncertain event happens, such interest shall pass to another person। यहाँ पे क्या था भाई, ए ने ट्रांसफर किया प्रॉपर्टी बी को, ठीक है, बी को ट्रांसफर किया, साथ ही साथ एक कोई कंडीशन लगाया। अब ये क्या कह रहा है कि अगर ये चीज हो गई विद द कंडीशन सुपर एडेड, ट्रांसफर हो चुका है, ये कौन है, ये है आपका प्राइमरी रेसिपिएंट, प्राइमरी रेसिपिएंट बी है, उसको ट्रांसफर के बाद ये कंडीशन लगा है, कंडीशन सब्सिक्वेंट, कि अगर इसने कोई ऐसी चीज जिस बारे में कंडीशन है ये करी तो प्रॉपर्टी इसके पास से सी को चली जाएगी। ये हो गया कौन, इसके पास हो जाएगा अल्टीरियर डिस्पोजिशन। यही है, मतलब ये चीज नहीं होती है, अगर ये कंडीशन नहीं फुलफिल होता है तो फिर क्या हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा, एब्सोल्यूट ओनर। एब्सोल्यूट ओनर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसने ये कंडीशन फुलफिल नहीं किया, ये चीज फुलफिल नहीं हुई तो पूरा का पूरी 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 ओनरशिप, पूरा पूरा टाइटल जो है बी के पास ही रह गया, तो एब्सोल्यूट ओनर। और अगर वो कंडीशन मीट हो गए तो प्रॉपर्टी दूसरे के पास चली जाएगी। ठीक है, 31 क्या कह रहा है, 31 कह रहा है भाई कि अब इसी का केस में लेते हैं कि ए ने प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर करी, मतलब प्राइमरी रेसिपिएंट तो ये है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या लगाया, कंडीशन ही लगाया, कंडीशन सब्सिक्वेंट। और साथ ही साथ क्या कहा, ये कंडीशन अगर फुलफिल हो गए तो बी के पास से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, ये कंडीशन मीट हुए तो बी के पास का जो इंटरेस्ट है वो टर्मिनेट हो जाएगा इमीडिएटली। ये डिफरेंस है 28 और 31 में। एक बार 27, 28 और 31 को फिर से कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। 28 और 31 आई होप क्लियर होगा। 27 की एक बार कर लेते हैं। Where on a transfer of property and interest there is created in favor of one person, ठीक है, एक पर्सन के फेवर में चीज किया गया, मतलब ए ने किया क्रिएट
किसके? बी के फेवर में, ठीक है। एंड बाय द सेम ट्रांजैक्शन an ulterior disposition of the same interest is made up. another ulterior disposition किसके पास? C के पास. If the prior disposition under the transfer fail, ulterior disposition shall take effect upon the failure of prior disposition. ये हमने क्या पढ़ा था? Doctrine of acceleration. डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन. ये क्या कह रहा था भाई? एक ही ट्रांजैक्शन में ये डिफरेंस है 27, 28 एंड 31 के बीच में, सबके बीच डिफरेंस बनना जरूरी है. सो 28 क्या कह रहा है कि भाई कंडीशन जो है वो लगाई गई, ठीक है, इंटरेस्ट क्रिएट किया गया एक ही ट्रांजैक्शन में सारी चीजें हो रही है, ठीक है. क्या कह रहा है कि अगर कंडीशन एक लगाई गई, ठीक है, अगर ये कंडीशन मीट होती है तब तो प्रॉपर्टी बी के पास जाएगी, अगर मीट नहीं होती है तो प्रॉपर्टी सी को चली जाएगी. यही कंडीशन लगाएगा. इंटरेस्ट इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ वन पर्सन. एक के पास इंटरेस्ट क्रिएट किया, ट्रांसफर नहीं हुआ है. यहाँ ये टर्म देखिए, प्रायर डिस्पोजिशन नहीं लिखा है. प्रायर डिस्पोजिशन मतलब क्या? उसके पास ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है. प्रायर मतलब प्राइमरी प्रीसीडिंग, डिस्पोजिशन यानी ट्रांसफर. प्रायर डिस्पोजिशन नहीं लिखा है, बल्कि क्या लिखा है? इंटरेस्ट इज क्रिएटेड. इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है बी में. किस कंडीशन के साथ? एंड बाय द सेम ट्रांजैक्शन अल्टीरियर डिस्पोजिशन ऑफ द सेम इंटरेस्ट इज मेड इन फेवर ऑफ अनदर. अब यहाँ क्या लिखा है? अल्टीरियर डिस्पोजिशन. यहाँ पे सेकेंडरी ट्रांसफर हो जाएगा टू सम अदर पर्सन एंड द इंटरेस्ट हैज बीन क्रिएटेड बाय द सेम ट्रांजैक्शन. उसी सेम ट्रांजैक्शन से दूसरे के पास इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है. If the prior disposition under a transfer fails, the ulterior disposition shall take effect. अगर prior disposition, prior transfer, primary जो recipient है वो उसके पास से transfer fail हो जाता है तो property automatically ulterior disposition जिसके पास है, जो secondary interest जिसके पास है उसके पास चली जाएगी. ये था 27. ये है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन. 28 ने क्या कहा कि एक के पास ऑलरेडी इंटरेस्ट है, प्रायर डिस्पोजिशन, ठीक है, प्रायर डिस्पोजिशन इसके पास ऑलरेडी है. अब ये क्या कह रहा है कि अगर ये कंडीशन सब्सिक्वेंट जो है वो ऐसा ही कंडीशन मीट हो गए, कंडीशन मीट हो गए तो फिर प्रॉपर्टी किसी और को चली जाएगी. ये सेक्शन 28 कह रहा है. इवेंट शैल हैपन, द इंटरेस्ट शैल पास टू अनदर पर्सन. कंडीशन अगर फुलफिल हो गए तो प्रॉपर्टी दूसरे के पास चली जाएगी. 31 क्या कह रहा है? 31 इससे भी अलग बात कह रहा है. 31 क्या कह रहा है देखिए फिर से, on a transfer of property and interest therein may be created with the condition superadded that it shall cease to effect if a specified uncertain event happen. मतलब B को ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कंडीशन है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो इसका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा. यहाँ पे अल्टीरियर डिस्पोजिशन की बात नहीं की गई है. 27, 28 में अल्टीरियर डिस्पोजिशन की बात की गई है. 31 से कह रहा है भाई प्राइमरी रिसिपिएंट जो था उसका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया सेक्शन 31 तक. आई होप कि अब ये डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे. सेक्शन 32 नाउ. सच कंडीशन मस्ट नॉट बी इनवैलिड. अब जिस कंडीशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, जिस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, जो कंडीशन लगाए गए हैं, ये जो कंडीशन हम पढ़ रहे थे, वो कंडीशन इनवैलिड नहीं हो सकते. सेक्शन 32 उसी बारे में बात कर रहा है. So what is state? It says that in order that a condition that an interest shall cease to exist may be valid. कंडीशन कैसा हो भाई? इंटरेस्ट जो है वो वैलिड हो जाएगा. वो it is necessary that the event to which it relates to be which could legally constitute the condition of the creation of the interest. Now इस बारे में बात कर रहा है, ठीक है. कुछ होते हैं there is this term called restrictive conditions, ठीक है. बेसिकली है क्या? इट एक्ट एज अ रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज. इट डिक्टेट्स दैट अ कंडीशन मेंट टू टर्मिनेट अ प्रॉपर्टी इंटरेस्ट. जैसा हमने 31 में देखा, क्या कह रहा था? ये कंडीशन मीट हो गए तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा. 31 में यही बात था. तो कह रहा है कि अगर ऐसा कंडीशन जो कि बनाया गया है इंटरेस्ट खत्म करने के लिए, ठीक है, तो एक ऐसा इंटरेस्ट जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इवेंट अगर हो गया तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? कंडीशन के मीट होने से, एक्सक्यूज मी, वो क्या रहा है? वो कंडीशन अल्टीमेटली कर क्या रहा है? इंटरेस्ट को खत्म कर रहा है. इज ओनली वैलिड. वैलिड सिर्फ तब होगा कब? जबकि इफ द कंडीशन को लीगली क्रिएट एन इंटरेस्ट इन द फर्स्ट प्लेस. मतलब ये कह रहा है सेक्शन 32 कि भाई एक कंडीशन जिसका ऑब्जेक्टिव है किसी
इंटरेस्ट को सीज करना, टर्मिनेट करना, ठीक है। एक कंडीशन लगाया गया जो कि अल्टीमेटली किस लिए है, कंडीशन लगाया इसलिए जिससे किसी का इंटरेस्ट अगर जा रहा है, इंटरेस्ट किसी का खत्म हो रहा है उस कंडीशन से, तो वो कंडीशन वैलिड सिर्फ तब माना जाएगा जब उससे एक इंटरेस्ट क्रिएट भी हो रहा हो। मतलब हम एक ही कंडीशन की बात कर रहे हैं, जैसे हमने कंडीशन जब सेक्शन 31 में पढ़ा, कंडीशन अंडर सेक्शन 31 क्या कह रहा था, ये सीज इंटरेस्ट, सेक्शन 31 में क्या कंडीशन फुलफिल हुई तो इंटरेस्ट सीज हो जाएगा, यही था। तो कह ये रहा है कि हम इसे हर केस में वैलिड नहीं करेंगे, हर केस में वैलिड नहीं, कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन फुलफिल तो इंटरेस्ट खत्म। अरे ये क्या है भाई, किसी के इंटरेस्ट को खत्म करने के लिए ही थोड़े कंडीशंस लगाए गए हैं। तो सेक्शन 32 कह रहा है कि ऐसे कंडीशंस जब हम सेक्शन 31 के अंदर जो लगा रहे हैं, ये सिर्फ तब ही वैलिड होंगे जब ये कंडीशन खत्म करने के साथ साथ इंटरेस्ट क्रिएट भी करें। अगर सीज कर रहे हैं किसी के इंटरेस्ट को तो साथ ही साथ कोई इंटरेस्ट क्रिएट भी करें, तभी ये कंडीशंस वैलिड होंगे, अदरवाइज कंडीशंस इनवैलिड हो जाएंगे। सेक्शन 31 के अंडर हमने क्या देखा, कंडीशन लगाए गए, क्यों, उससे क्या हो रहा है, कंडीशन किसी की इंटरेस्ट को टर्मिनेट किया जा रहा है। सेक्शन 32 इज टॉकिंग अबाउट द सेम कंडीशन, सच कंडीशन देखिए लिखा है, वैसे कंडीशंस की, सेम कंडीशंस की बात की है जो कि 31 में लगाए गए। तो वैसे कंडीशंस को हम सिर्फ तब वैलिड मानेंगे जब वो एक, चलो इंटरेस्ट खत्म कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उसकी अगर सिर्फ इंटरेस्ट खत्म करने के लिए लगाए गए हैं, सिर्फ इंटरेस्ट खत्म, तो ये कंडीशंस इनवैलिड हो जाएंगे, तब ये वैलिड नहीं होंगे। लेकिन ये वैलिड कब माने जाएंगे, वैलिड तब होंगे जब ये क्या है, इंटरेस्ट सीज करने के साथ साथ कोई इंटरेस्ट क्रिएट भी कर रहे हो, तब जाके ये वैलिड होंगे। देखिए लिखा हुआ भी है, इट मस्ट बी रेड इन कंजंक्शन विद सेक्शन 31 जो हमने अभी अभी देखा, एंड सेक्शन 25। सेक्शन 25 क्यों, सेक्शन 25 में क्या था, सेक्शन 25 में वो कंडीशंस दिए थे जो कि खुद ही इनवैलिड हो जाएंगे पर से। तो पहले तो ये है भाई, सेक्शन 25 तो मतलब दिस, whenever we talk about conditional transfer, these the conditions imposed are always subject to section 25। क्यों, क्योंकि the logic is कि कंडीशन ही पहले इनवैलिड नहीं हो सकता है, तो बस वही कह रहा है, इसीलिए सेक्शन 25 तो एप्लीकेबल हो ही जाएगी, क्योंकि वहां पे कंडीशन ही वॉइड हो रहा है, तो the sections are, the conditions are always subject to section 25। then उसको रिलेट हम कहां से कर रहे हैं, सेक्शन 31 से, कंडीशन सब्सिक्वेंट से, कि वो कंडीशंस जो लगाए गए हैं ट्रांसफर के बाद वो तभी वैलिड होंगे जब वो इंटरेस्ट सीज करने के साथ इंटरेस्ट क्रिएट भी करे। सेक्शन 31 क्या है, अलाउज फॉर एन इंटरेस्ट टू सीज इफ अनसर्टेन इवेंट हैपेंस और डज नॉट हैपन, यही हमने देखा, ठीक है। 32 उसी का फिल्टर है, उसी का एक्सेप्शन है, फिल्टर्स दोस अनसर्टेन इवेंट्स if the condition for termination does not meet the standard section 25 it is invalid। सेक्शन 33, नाउ सेक्शन 33 क्या कह रहा है, ट्रांसफर कंडीशनल ऑन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट, नो टाइम बीइंग स्पेसिफाइड फॉर परफॉर्मेंस। अब देखिए ये क्या कह रहा है, सेक्शन 33 किस बारे में बात कर रहा है, तो सेक्शन 33 जो है वो बात करता है जनरली ऐसे, क्या लिखा हुआ है देखिए, ट्रांसफर कंडीशनल ऑन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट। ट्रांसफर जो है कंडीशनल है पहली चीज को, तो मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कंडीशनल ट्रांसफर्स की। अब दूसरी चीज क्या कह रहे हैं, किस चीज पे कंडीशनल है, परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट, किसी एक्ट के परफॉर्मेंस पे, ठीक है। मतलब कंडीशनल किस चीज पे है, कंडीशन क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट, किसी सर्टेन एक्ट का परफॉर्मेंस, जिसमें क्या चीज है, नो टाइम बीइंग स्पेसिफाइड फॉर परफॉर्मेंस, जहां पे इस परफॉर्मेंस के लिए, यानी जो एक्ट होना है, जिस कंडीशन, कंडीशनल ट्रांसफर में कंडीशन की फुलफिलमेंट है,
ये परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट का क्या मतलब हुआ? फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। वही तो बात हुई, सेम चीज वही हुआ ना। अब जब कंडीशनल ट्रांसफर है, वहां हम परफॉर्मेंस किस चीज करेंगे? उसी कंडीशन को मीट करने के लिए। तो फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन के लिए नो टाइम स्पेसिफाइड, नो टाइम स्पेसिफाइड, यानी इन कंडीशंस को मीट करने के लिए। कंडीशनल ट्रांसफर है, कंडीशन क्या है? कंडीशन को मीट किस चीज पर डिपेंडेंट है? पार्टी की परफॉर्मेंस पे, किसी एक्ट पे। लेकिन ये एक्ट को करने के लिए, जैसे शादी करने की कंडीशन या कोई डिग्री कंप्लीट करने की कंडीशन, तो ये जो भी एक्ट है पार्टी की, उसके लिए कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है कि इतने दिन के अंदर होना चाहिए। तब क्या होगा देखिए, it deals with transfers depended on a condition where no specific time is mentioned for completion। मतलब ये एक्ट ऑफ पार्टीज की बात हम कर रहे हैं, उसके लिए टाइम मेंशन नहीं है। जनरली क्या है, ये हम एक सब्सिक्वेंट कंडीशन के लिए बात कर रहे हैं इसके अंदर। इंपॉर्टेंट क्या क्या है, एसेंशियल्स क्या क्या है इस सेक्शन के लिए? पहले तो एक वैलिड ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। दूसरा कंडीशन इम्पोज, एक कंडीशन लगाया गया, ट्रांसफर इज सब्जेक्ट टू द परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक एक्ट बाय द ट्रांसफरी। जैसे हमने अभी तक देखा एग्जांपल्स में हमने क्या कि भाई ट्रांसफरी जो है वो अगर शादी करे तब उसके पास इंटरेस्ट क्रिएट होगा, या शादी कभी नहीं करेगा तब इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो वही कह रहा है कि कंडीशन जो इम्पोज की गई है वो कंडीशन क्या है? पार्टी का कोई स्पेसिफिक एक्ट करना, ये किसका? ट्रांसफरी का। और उस एक्ट के लिए एब्सेंस ऑफ टाइम फ्रेम, कोई टाइम गिवन नहीं है। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर डज नॉट स्पेसिफाई व्हेन द एक्ट मस्ट बी कंप्लीटेड, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ है। द कंडीशन इज ओनली कंसिडर्ड फेल व्हेन परफॉर्मेंस बिकम्स इम्पॉसिबल, जब उस एक्ट को करना अगर इम्पॉसिबल हो जाए कि अब वो चीज हो ही नहीं सकती। जैसे व्हेन वी टॉक अबाउट मैरिज, राइट, शादी कभी भी हो सकती है। यहाँ टाइम सेक्शन 20 सॉरी सेक्शन 33 बस कह रहा है शादी कभी भी हो सकती है। लेकिन अगर ट्रांसफरी की ही डेथ हो गई, तब वो क्या है? ट्रांसफरी की डेथ हो गई तो नाउ देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हिम गेटिंग मैरिड, राइट। यहाँ पे क्या है, वो इम्पॉसिबल हो गया इवेंट। तो सेक्शन 33 जो है वो यही बात कह रहा है, कंडीशनल ट्रांसफर की जब हम बात करें, और कंडीशन क्या है? पार्टी का, यानी ट्रांसफरी का कोई सर्टेन एक्ट करना जिसका टाइम स्पेसिफाइड नहीं है कि वो कब होगा। उस केस में क्या है? बेयर ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इज क्रिएटेड सब्जेक्ट टू अ कंडीशन दैट द पर्सन टेकिंग इट शैल परफॉर्म अ सर्टेन एक्ट, वो कोई स्पेसिफिक काम करेगा, बट no time is specified for the performance. The condition is broken when he renders impossible permanently for an indefinite period the performance of the act. क्या कह रहा है कि भाई अगर किसी के लिए इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, क्या कहे कि भाई ऐसा है इंटरेस्ट आपने क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन कंडीशन पे, इस स्पेसिफिक कंडीशन पे। हालांकि इस कंडीशन की कोई टाइम फ्रेम नहीं है, आप कभी भी करोगे तो आपके पास इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो कब मानेंगे कि इंटरेस्ट खत्म हो गया? तब माना जाएगा जबकि वो इवेंट, मतलब ये जो एक्ट होना था, एक्ट ऑफ पार्टीज, ये अगर इम्पॉसिबल हो गया। जैसे मैंने कहा अगर मैरिज की कंडीशन रखी गई, तो अगर ट्रांसफरी की डेथ हो गई, अब पॉसिबल ही नहीं है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? वेयर, देखिए, वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इंटरेस्ट इज क्रिएटेड सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट पर्सन टेकिंग इट शैल परफॉर्म अ सर्टेन एक्ट विद नो स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम, ठीक है। इंटरेस्ट क्रिएट किया गया किस चीज पे? कंडीशन पे ये है कि आप एक सर्टेन एक्ट करोगे, लेकिन इसका कोई डेट नहीं है। कंडीशन इज ब्रोकन व्हेन ही रेंडर्स इम्पॉसिबल permanently or for an indefinite period the performance of the कंडीशन का कब माना जाएगा? कंडीशन फेल हो गया, जब वो एक्ट इम्पॉसिबल हो गया। तो कंडीशन अगर फेल हो गई तो क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट सीज हो जाएगा। सेक्शन 30 में इम्पॉसिबिलिटी क्या कह रहा है? वही परमानेंट इम्पॉसिबिलिटी, या तो ट्रांसफरी डज समथिंग दैट मेक्स दैट फिजिकली और लीगली इम्पॉसिबल, या इनडेफिनिट पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी मतलब transferee puts themselves in a position where the act cannot be performed for an indefinite duration, या तो उसको करना परमानेंटली इम्पॉसिबल हो गया, या उसको इनडेफिनिट पीरियड तक, मतलब ऐसे इस ऐसे पोजीशन में है कि उसको इनडेफिनिट पीरियड तक के लिए टाल दिया, तो उसे इम्पॉसिबिलिटी कहेंगे।
तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सेक्शन का मतलब क्या हुआ, सेक्शन का मतलब बस इतना कह रहा है कि भाई कंडीशन क्या लगाई गई थी कि ट्रांसफर किस कंडीशन पे किया गया था, ट्रांसफर क्या गया एक कंडीशन पे, कंडीशनल ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। कंडीशन ये लगाई गई कि पार्टी जो है एक सर्टेन ट्रांसफरी मतलब जो है एक सर्टेन एक्ट करे जिसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। अब अगर कभी भी वो होता है तो ट्रांसफरी के पास राइट इंटरेस्ट है, ठीक है, बात कभी भी होगा। लेकिन अगर कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो पाती, मतलब ऐसे कंडीशन इम्पॉसिबल हो जाते हैं उसको परफॉर्म करना, जैसे मैंने कहा मैरिज के केस में द पर्सन डाइज, मतलब परमानेंट इम्पॉसिबिलिटी अगर होगी उसको अब नहीं किया जा सकता, किसी भी तरीके से उसको करना इम्पॉसिबल, तब क्या होगा वहां पे इंटरेस्ट सीज हो जाएगा। जैसे देखिए ए ट्रांसफर्स अ फील्ड टू बी, ठीक है, ये कौन है, ये ट्रांसफर ही हो गया ऑन द कंडीशन, कंडीशन क्या है दैट बी मैरीज सी, नो टाइम इज सेट फॉर द मैरिज, बी जब सी से शादी कर ले, बी कंडीशन यही था, ट्रांसफर हो गया बी को, ठीक है, ट्रांसफर पहले ही हो जा रहा है, इसमें ट्रांसफर के बाद कंडीशन लगाए गए, ठीक है, शादी कर ट्रांसफर हो गया, कंडीशन क्या लगाया गया कि भाई बी जो है वो सी से शादी करेगा, लेकिन इसी कोई टाइम नहीं है, इफ बी सिंपली वेट्स 10 years कंडीशन इज नॉट ब्रोकन, क्यों, क्योंकि मैरिज के लिए कोई टाइम तो दिया हुआ नहीं था, कभी भी कर लो। तो अगर 10 साल तक इंतजार करता है सी के लिए, वेट करता है शादी का, वो प्रॉब्लम, कोई ब्रीच नहीं है। लेकिन बी मैरिज डी, अगर क्या कर रहा है, बी ने दूसरे से शादी कर ली, अब यहाँ परफॉर्मेंस क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। अब जब किसी दूसरे से शादी करेगी तो उससे शादी नहीं हो सकती है, तो क्या हो गया, परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गया, यानी कंडीशन ब्रीच हो गया यहाँ पे। कंडीशन का इसका क्या मतलब हुआ, कंडीशन ब्रीच, तो इसका आउटकम क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी फेल्स ओनली एट द मोमेंट ऑफ द मैरिज टू बी, वही मैंने कहा कि इंटरेस्ट पहले ट्रांसफर हो जा रहा है, यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट कंडीशन सब्सिक्वेंट की बात हो रही है, इंटरेस्ट पहले ट्रांसफर हो गया, उसके साथ कंडीशन लगाई कि भाई ऐसा है कि एक एक्ट कर रहा है, लेकिन ठीक है इसके टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, तो कंडीशन का को वॉइड कब मानेंगे, कंडीशन का फेलियर तब मानेंगे जब जो एक्ट है, जिस एक्ट के बारे में कहा गया था वो इम्पॉसिबल हो जाए, इम्पॉसिबिलिटी अगर होगी तो, और अगर वो इम्पॉसिबल हो गया मतलब कंडीशन ब्रीच हो गया, उस केस में इंटरेस्ट फेल हो जाएगा। अब मतलब जो बी को ट्रांसफर हुआ था, बी का कोई राइट नहीं है, ट्रांसफर वॉइड। सेक्शन 34 नाउ, व्हाट डज दिस सेक्शन स्टेट, ट्रांसफर कंडीशनल एंड परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट टाइम बीइंग स्पेसिफाइड। अब यहां पे क्या कह रहा है, सेक्शन 34 क्या कह रहा है भाई, ट्रांसफर्स कंडीशनल ऑन परफॉर्मेंस विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। अब जैसे हमने 33 में क्या देखा, देखिए उसका कॉन्ट्ररी है बिल्कुल ये, 33 में क्या कहा कि कंडीशनल ट्रांसफर है, एक्ट ऑफ पार्टीज पे डिपेंडेंट है, लेकिन एक्ट के लिए कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, वही चीज थी, इसका कॉन्ट्ररी हो गया सेक्शन 34। 34 क्या कह रहा है, यहाँ भी कंडीशनल ट्रांसफर है जो डिपेंडेंट है किस चीज पे, परफॉर्मेंस पे, लेकिन परफॉर्मेंस के लिए टाइम स्पेसिफाइड है कि इसी टाइम फ्रेम के अंदर वो चीज करनी है। Now, what is the main principle? कह क्या रहा है? When a transfer of property is dependent on an act being performed within a set time frame, जब कह क्या रहा है भाई, उसमें तो ये था कि ट्रांसफर हो गया है, पहले इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया गया है,
तो अब अगर कंडीशन सब्सिक्वेंट है, उसका फेलियर हो गया, कंडीशन इम्पॉसिबल हो गया उसका परफॉर्मेंस, तो इंटरेस्ट जो है वो फेल कर जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, क्योंकि यहाँ तो टाइम भी स्पेसिफाइड है कि एक्ट करने के लिए आपको विद इन दिस पीरियड ही एक कंडीशन का फुलफिलमेंट करना है। लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट समबडी द ट्रांसफरी इज मैरिड, द ट्रांसफरी हैज टू, हमने प्रीवियस एग्जांपल में क्या देखा कि भाई जो ट्रांसफरी था, दैट पर्सन वेटेड फॉर 10 इयर्स टू मैरी सी, बट इवेंचुअली उससे नहीं हो पाई, तो ही मैरिड सम अदर पर्सन, राइट। उसने डी से शादी कर ली। अब डी से शादी के बाद ये जो ट्रांसफर है, इंटरेस्ट जो है वो फेल हुआ, क्योंकि कंडीशन का ब्रीच हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे तो टाइम स्पेसिफाइड है कि भाई इतने टाइम के अंदर ही एक्ट करना है। तो अगर उस टाइम फ्रेम के अंदर, जो गिवन टाइम फ्रेम है, जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है, उसके अंदर अगर परफॉर्मेंस नहीं हो पाती है, परफॉर्मेंस फेलियर हो जाता है, तो फिर कैसे होगा। तो मैगजीन क्या कह रहा है, मैगजीन में एक देखिए वो कहता है न्यूलस कोमोडम कैपर पोटेस डे इंजूरिया से प्रोपिलिया, मतलब नो वन कैन take effect advantage of their own wrong. I hope I'm pronouncing this right, the maxim. But anyways, the meaning no one can take advantage of their own wrong. इस प्रिंसिपल बेस्ड, मतलब क्या कह रहा है कि कंडीशन की ब्रीच आपने कही, ब्रीच कैसे होगा, अगर आप टाइम फ्रेम एक्सीड कर गए, यहाँ पे क्या है, टाइम स्पेसिफाइड है, सेक्शन 34 में टाइम तो स्पेसिफाइड है। अगर जब टाइम एक्सीड कर गया, मतलब विद इन टाइम परफॉर्मेंस नहीं हुई, तो क्या हो गया, कंडीशन का ब्रीच हो गया। ये कंडीशन का ब्रीच किसके पार्ट पे हुआ, ये कंडीशन का ब्रीच तो आपके खुद के पार्ट पे हुआ। आपने यू वर द ट्रांसफरी एंड यू न्यू दैट यू हैड टू डू सर्टेन एक्ट्स विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम, राइट, बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजन। तो कंडीशन ब्रीच हो गए आपके पार्ट पे। तो अब जब आपके पार्ट पे गलती हुई है, आपके एंड पे ब्रीच हुआ है, तो उसका आपको उसका बेनिफिट तो नहीं दिया जा सकता। So the section states that where an act is to be performed by a person either as a condition to be fulfilled before an interest created on the transfer of property is enjoyed by him, or as a condition on the non-fulfillment of which the interest is to pass from him to another person. Him to another person, and a time is specified for the performance of the act. If such performance within the specified time is prevented by the fraud of a person who would be directly benefited by non-fulfillment of the condition, such further time shall, as against him, be allowed for performing the act, as shall be requisite to make up for the delay caused by such fraud. But if no time is specified for the performance, then its performance is by the fraud of a person interested in the non-fulfillment of the condition rendered impossible or indefinitely postponed, the condition shall as against him be deemed to have been fulfilled. Quite long section, language इसकी काफी complicated सी है। क्या रहा है सेक्शन जो है, वो बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं घुमा फिरा के कि पर्सन ने डेलिबरेटली फ्रॉड करने की इंटेंशन से या खुद को फायदा पहुंचाने के लिए डिले किया है। ठीक है, तो पहली चीज क्या है कि एक तो कंडीशनल ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ तक तो हमें पता है कि कंडीशन की बात की जा रही है। ठीक है, कंडीशन लगाया गया है ट्रांसफर पे, जिसके लिए और एक्ट के लिए टाइम स्पेसिफाई किया है, स्ट्रिक्ट डेडलाइन इज फिक्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट। यहाँ तक हमें क्लियर है, हमें समझ में आ रहा है कि कंडीशन लगाया गया है ट्रांसफर पे, और जो कि एक्ट करने का है, और दैट एक्ट हैज टू बी डन विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। नाउ अब जो ट्रांसफरी है वो क्या कर रहा है, परफॉर्मेंस वाज स्टॉप्ड और डिलेड स्पेसिफिकली ड्यू टू द फ्रॉड ऑफ अनदर। फ्रॉड के लिए परफॉर्मेंस जो है उसको डिले किया गया था। ठीक है, fraud must be committed by someone who stands to benefit if the condition was not met। और फ्रॉड किसने किया था, भाई फ्रॉड किया उसने जो कि उस कंडीशन के नॉन फुलफिलमेंट से, मतलब कंडीशन अगर मीट रही होगी तो उससे कहीं ना कहीं वो इंटरेस्टेड हो रहा है। एक थर्ड पार्टी ने, एक दूसरे पर्सन ने फ्रॉड कमिट किया, जिसको कि पता है कि भाई इस कंडीशन के नॉन फुलफिलमेंट से उसे कोई फायदा होगा। इंटरफेरेंस पार्टी देखिए, मस्ट बी समवन हु बेनिफिट्स इफ द कंडीशन फेल्स। कौन फ्रॉड कर रहा है, कोई ऐसा इंसान जिसको
कंडीशन के नॉन फुलफिलमेंट से जब फ्रॉड कमिट होगा उससे कोई फायदा होगा, उससे किसी तरीके का फायदा हो रहा है, ये फ्रॉड डिसेप्शन, कंसीलमेंट, इंटेंशनल हिंड्रेंस किसी भी तरीके से किया गया हो, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा इसका? लॉ रिफ्यूजेस टू एक्नॉलेज द एक्सपायरेशन ऑफ द डेडलाइन इफ फ्रॉड वाज द कॉज ऑफ डिले। अगर फ्रॉड से जानबूझ के इंटरेस्ट एज इन बेनिफिट के लिए, भाई अगर वो कंडीशन मीट नहीं हुई, ठीक जैसे क्या कह रहा है भाई, कंडीशनल ट्रांसफर है, कंडीशन पे डिपेंडेड है। अब कंडीशन पे डिपेंडेड है और साथ ही साथ कंडीशन की एक टाइम फ्रेम भी है कि भाई ऐसा है आपको ये इतने दिन के अंदर करना है। अब एक तीसरा इंसान है वो क्या कर रहा है, जानबूझ के उसको डिले करा रहा है, ठीक है, ट्रांसफरी को डिले कर रहा है कि कंडीशंस मीट ना हो पाए। अगर ये किया गया है डेलिबरेटली, किसी थर्ड पार्टी ने किया, किस लिए? फ्रॉड के लिए, भाई उससे जो नॉन फुलफिलमेंट होगी, जो डिले होगा, उससे कहीं नहीं फायदा उस इंसान को हो रहा है जो डिले कॉज कर रहा है। तो क्योंकि उसका इंटेंशन जो है वही गलत है, इंटेंशन क्या है? फ्रॉड करना या उससे खुद एडवांटेज लेना, किस तरीके का फायदा कमाना, बेनिफिट कमाना, तो ऐसा डिले जो कॉज हो रहा है ट्रांसफरी को किसी तीसरे इंसान की वजह से, लॉ इस डिले को अक्नॉलेज नहीं करेगा। लॉ रिफ्यूजेस टू अक्नॉलेज द एक्सपायरेशन ऑफ द डेडलाइन इफ फ्रॉड वाज द कॉज ऑफ द डिले। अगर फ्रॉड की वजह से, अगर डिसेप्शन के इंटेंशन से, अगर गेनिंग किसी बेनिफिट लेने के इंटेंशन से जानबूझ के डिले कॉज किया गया, तो लॉ से बेसिकली मतलब उस डिले को एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा। Now let us read the section where an act to be performed by a person either as a condition to be fulfilled, मतलब या एक एक्ट कंडीशनल ट्रांसफर है जो कि किसी एक्ट पे बेस्ड जो कि पार्टीज को करना है, मतलब ट्रांसफरी को करना है, ठीक है। बिफोर एन इंटरेस्ट क्रिएटेड, मतलब कंडीशन सब्सिक्वेंट की बात हुई है। प्रॉपर्टी इज एंजॉयड बाय हिम, मतलब कंडीशनल ट्रांसफर। कंडीशनल ट्रांसफर जिसमें क्या है, कंडीशन प्रीसीडेंट लगाया गया है। क्या कह रहा है? प्रॉपर्टी के इंजॉयमेंट के पहले, प्रॉपर्टी के इंजॉयमेंट के मतलब इंटरेस्ट क्रिएट होने के पहले उसे कुछ करना है, ये कंडीशन लगाई गई है एक्ट ऑफ पार्टी या ट्रांसफरी, एक्ट ऑफ ट्रांसफरी। ये कंडीशन है, ठीक है। इस एक्ट के लिए टाइम फिक्स्ड, टाइम स्पेसिफाइड है, टाइम फ्रेम गिवन है, or as a condition on the non-fulfillment of which the interest is passed from him to another person, कि भाई ये एक्ट है, आपको इतने समय में करना है, ये कंडीशन लगेगी कि अगर आपने फुलफिलमेंट नहीं किया तो ये इंटरेस्ट जो है वो किसी और को चला जाएगा, या तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, या किसी और को चला जाएगा। एंड टाइम इज स्पेसिफाइड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट, करेक्ट। If such performance within the specified time is prevented by the fraud of a person who would be directly benefited by the non-fulfillment of the condition, such further time shall, as against him, would be allowed for performing the act as shall be requisite to make up for the delay caused by such fraud। मतलब क्या कह रहा है कि भाई कंडीशन प्रेसिडेंट लगाया गया है और दूसरा क्या कह रहा है कि भाई नॉन फुलफिलमेंट से किसी और को चला जाएगा, या कंडीशन प्रेसिडेंट या कंडीशन सब्सिक्वेंट, दोनों की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। कंडीशन प्रेसिडेंट मतलब क्या, पहले लगाएंगे कि आप ट्रांसफर, अगर ये कंडीशन इस टाइम में फुलफिल होगा तो आपको मिलेगा, और कंडीशन सब्सिक्वेंट कैसे, उसके पास ऑलरेडी है कि अगर ये विद इन टाइम ये चीज नहीं हो पाई तो ये किसी और को चला जाएगा, तो आपसे किसी और को चला जाएगा, ठीक है। कंडीशन सब्सिक्वेंट या प्रेसिडेंट दोनों की बात की जा रही है कि कंडीशन कंडीशनल ट्रांसफर है, ठीक है। कंडीशनल ट्रांसफर में ट्रांसफरी के पास जो है ऐसा कंडीशन लगाया गया कि भाई आपको जो है एक एक्ट करना है एक स्पेसिफाइड टाइम में, ठीक है, टाइम गिवन है। उस टाइम फ्रेम में अगर आप नहीं कर पाते हो फुलफिल, तो पहले तो आप में इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होगा, या अगर आपके पास है तो नॉन फुलफिलमेंट से दूसरे के पास चला जाएगा, ठीक है। यही चीज कह रहा है प्रॉपर्टी, देखिए यही चीज लैंग्वेज इसके लिए कह रहा है, बिफोर एन इंटरेस्ट क्रिएटेड ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज एंजॉयड बाय हिम, इससे पहले की इंटरेस्ट उसमें क्रिएट हो उसके पहले इसका फुलफिलमेंट करना है, या as a condition on the non-fulfillment of which the interest is to pass from him to some other, या उसके पास जो है उससे किसी और के पास चला जाएगा, मतलब सब्सिक्वेंट ट्रांसफर, ठीक है। तो कंडीशन प्रेसिडेंट और कंडीशन सब्सिक्वेंट दोनों को एक साथ लिया है सेक्शन 34 में,
एंड कह क्या रहा है कि भाई जब कंडीशन प्रेसिडेंट एंड सब्सिक्वेंट में ऐसा लगाएगा कि जो एक्ट करना है उसके लिए गिवन टाइम फ्रेम है, स्पेसिफाइड टाइम है, अगर इस टाइम में नहीं फुलफिल होता है किस वजह से, किसी थर्ड पार्टी के बेनिफिट के लिए, मतलब कोई थर्ड, जिस ये एक्ट जो है ये किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट है, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट है ये एक्ट कंप्लीट होने के लिए। अब ये जो थर्ड पर्सन है ये क्या करता है, ये जानबूझ के क्या करता है, डिले कॉज करता है, किस इंटेंशन से, फ्रॉड कमिट करने के लिए, या क्या करने के लिए, डायरेक्ट बेनिफिट के लिए। किस तरीके का बेनिफिट, कि अगर ये प्रॉपर्टी इसको नहीं जाएगी, जो इंटेंडेड ट्रांसफर है उसको नहीं किसी और को चली जाए, तो उससे बेनिफिट कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी का होगा। इस इंटेंशन से जानबूझ के अगर डिले कॉज करता है तो इसके कॉज किए हुए डिले को डिले नहीं माना जाएगा, लॉ इस डिले को एक्नॉलेज नहीं करेगा। यहाँ पे क्या है देखिए, और उसको उतना टाइम दिया जाएगा कंडीशन के फुलफिलमेंट के लिए, बट इफ नो टाइम इज स्पेसिफाइड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ दैट, लेकिन अगर टाइम नहीं दिया हुआ है, if its performance is by the fraud of a third person interested in the non-fulfillment of condition rendered impossible or indefinitely postponed, the condition shall as against him be deemed to have been fulfilled। और अगर टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ है, अभी तो हमने क्या कहा कि भाई टाइम स्पेसिफाइड है कि इतने टाइम में चीज होनी चाहिए, और थर्ड पार्टी ने जानबूझ के अपने फायदे के लिए डिले करवाया, तो लॉ उस डिले को एक्नॉलेज नहीं करेगा, जिस मोमेंट फुलफिलमेंट होगी कंडीशन की वो वैलिड होगा, ठीक है, उसी वक्त वो ट्रांसफर वैलिड माना जाएगा, उसी वक्त वो इंटरेस्ट क्रिएट होगा। लेकिन अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है, टाइम स्पेसिफाइड नहीं है एक्ट के लिए, बाकी सारी चीजें सेम है, कंडीशन की बात हो रही है, एक्ट ऑफ पार्टीज है, लेकिन टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, और टाइम स्पेसिफाइड नहीं है और थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट है वो कंडीशन, थर्ड पार्टी क्या करती है, जानबूझ के वही सेम अपने फायदे के लिए डिले कराती है। तो जब तक कि कंडीशन इम्पॉसिबल अगर ना हो जाए, ये जितना भी डिले है, देखिए, non-fulfillment of the condition rendered impossible or indefinitely possible, but if no time is specified for the performance, then its performance by the third person, fraud of a person interested in the non-fulfillment of condition rendered impossible or indefinitely postponed। अगर थर्ड पर्सन पे डिपेंडेंट है और उसने क्या किया, इम्पॉसिबल कर दिया उसे, ठीक है, थर्ड पर्सन के एंड पे वो चीज अगर इम्पॉसिबल हो जाती है, वो इम्पॉसिबल कह देता है, तो क्या होगा, कंडीशन जो है वो ट्रांसफर के लिए फुलफिल्ड माना जाएगा, भाई कंडीशन जो है वो फुलफिल हो गई है। देखिए घुमा फिरा के ये कह क्या है, सेक्शन 34 की लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट क्या है, इतनी टफ चीज नहीं आ रहा है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस सेक्शन 34, ठीक है। पहली चीज ये कि ये दोनों कंडीशंस पे एप्लीकेबल हो रहा है, कंडीशन सब्सिक्वेंट एंड प्रीसीडेंट, दोनों चीजें, प्रीसीडेंट एंड सब्सिक्वेंट, ठीक है, क्योंकि लिख ही रहा है कि या तो उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, मतलब ट्रांसफर है, जो इंटेंडेड ट्रांसफर है उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए तो प्रीसीडेंट हो गया, या उसके पास से इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफर हो जाए उसके लिए तो सब्सिक्वेंट, ठीक है। अब ये कंडीशन क्या है, एक्ट ऑफ ट्रांसफरी, एक्ट ऑफ ट्रांसफरी। अब यहां तक तो क्लियर हो गया, ठीक है, अब इसे करते हैं दो पार्ट में। पहला है टाइम स्पेसिफाइड, पहला कह रहा है टाइम स्पेसिफाइड, दूसरा कह रहा है नो टाइम स्पेसिफाइड। अब पहले टाइम स्पेसिफाइड पे देखते हैं, ठीक है, टाइम स्पेसिफाइड है, यहाँ पे क्या है, एक्ट जो है वो थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट है, थर्ड पार्टी क्या करती है, डेलिबरेट डिले, जानबूझ के डिले करती है उस एक्ट को पूरा करने, कंडीशन के फुलफिलमेंट के लिए जानबूझ के डिले करती है, क्यों, क्योंकि इससे डायरेक्टली थर्ड पार्टी को कोई फायदा हो रहा है, कंडीशन जब तक पूरा नहीं होगा, हो सकता है फायदा इसको डायरेक्टली हो रहा है, थर्ड पार्टी को डायरेक्टली उससे कोई फायदा हो रहा है, इसलिए जानबूझ के डिले करा रही है। इस केस में इस डिले को नॉलेज अक्नॉलेज नहीं करेगा लॉ, और जिस मोमेंट कंडीशन फुलफिल होगी उसी मोमेंट इंटरेस्ट अक्रू हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम स्पेसिफाइड नहीं है। अब थर्ड पार्टी ने क्या किया कि क्योंकि अब पे टाइम स्पेसिफाइड था, थर्ड पार्टी के पास डिले कॉज कर रहा था उसे, ठीक है, इस चक्कर में कि कहीं कंडीशन जो है वो फेल हो जाए, ट्रांसफर फेल हो जाए। पर सेक्शन 34 कह रहा है कि नहीं भाई, जानबूझ के तुमने कराया तो उसकी गलती दूसरे को क्यों भुगतनी पड़े, तो वहां पे उसके लिए राइट्स अप्रूव होंगे। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि जब टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, और क्या कर रहा है सेकेंड पर्सन, क्या कर रहा है
कि भाई उस चीज को, एक्ट को करना इम्पॉसिबल कर देता है, अब उसको होना पॉसिबल ही नहीं है, रेंडर्स इम्पॉसिबल, ठीक है, एक्ट को करना पॉसिबल ही नहीं है, तब क्या होगा यहाँ पे, इस इम्पॉसिबिलिटी के बावजूद भी सेक्शन 34 कहता है कि कंडीशन को हम फुलफिल्ड मानेंगे, और कंडीशन के फुलफिल होने क्या मतलब है, प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफरी को चली जाएगी, इंटेंडेड ट्रांसफरी जो है उसके पास प्रॉपर्टी चली जाएगी। देखिए क्या कह रहा है, इफ फ्रॉड इज प्रूवन, ठीक है, कि भाई डेलिबरेटली किया गया था फ्रॉड करने के इंटेंशन से, द क्लॉक स्टॉप्स और रीसेट, टाइम बढ़ता हुआ नहीं मानेंगे, द पर्सन परफॉर्मिंग द एक्ट इज अलाउड अ फर्दर रीजनेबल टाइम टू कंप्लीट इट, भाई उस डिले को, ये 3 साल जो डिले हुआ ये मेरी वजह से हुआ ही नहीं, सामने वाले पर्सन की वजह से जानबूझ के हुआ, तो ट्रांसफरी को उस चीज के कंप्लीशन के लिए एडिशनल टाइम दिया जाएगा, वो फ्रॉड वाला टाइम एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल, ए ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी टू बी, ये कौन हो गया ट्रांसफरर, बी कौन हो गया ट्रांसफरी, ऑन द कंडीशन, कंडीशन क्या है, दैट बी पेज द पोर्ट्रेट ऑफ सी विद इन 6 मंथ्स, ये टाइम है, ठीक है, कंडीशन क्या है कि बी जो है वो सी की पोर्ट्रेट बनाएगा और टाइम फ्रेम 6 महीने के अंदर, इफ बी फेल्स द प्रॉपर्टी गोज टू बी, और अगर बी ये नहीं कर पाया तो प्रॉपर्टी जो है, मतलब ये किसके पास हो गया अल्टीरियर डिस्पोजिशन, अगर बी फेल हो गया तो प्रॉपर्टी डी के पास चली जाएगी, ये कंडीशन है, ठीक है। अब क्या है, डी का फायदा है, अगर बी जो है वो कंप्लीट ना कर पाए अपना कंडीशन, क्या 6 महीने के अंदर फुलफिल करना है, अगर 6 महीने में वो नहीं फुलफिल कर पाया तो डी का फायदा हो जाएगा, डी के पास तो प्रॉपर्टी आ जाएगी। डी ने क्या किया, डी वांटिंग द प्रॉपर्टी हाइड्स सी और टेल्स बी दैट सी हैज लेफ्ट द कंट्री, डी के मन में आया लालच, उसे लगा कि अगर बी पोर्ट्रेट नहीं ड्रॉ कर पाएगा सी का तो पूरी पूरी प्रॉपर्टी मेरे पास चली आएगी, तो उसने क्या किया, बी को जानबूझ के झूठ बोलने की भाई सी तो कंट्री छोड़ के चला गया है, या उसने सी को कहीं छिपा दिया, सी को छिपा कर जाकर बी को कह रहा है भाई उसने तो कंट्री छोड़ दी। अब क्या होगा, सेक्शन 34 यहाँ पे आता है प्ले में, राइट, एंड देन सोल्यूशन ये देगा कि अंडर सेक्शन 34 B will not lose the property at 6 month mark. B will be granted a reasonable time to find C and finish the portrait once the fraud is discovered. अब जब पता चल जाता है अगर कि भाई डी ने तो सब कुछ जानबूझ के किया था, ऐसा है कि सी तो भाई गया ही नहीं था, जब अगर 3 महीने बाद बी की मुलाकात कभी सी से होती है कहीं और, कि नहीं मैं तो कहीं नहीं गया था, और बी ने अपने फायदे के लिए जानबूझ के झूठ बोला, तो द मोमेंट फ्रॉड इज डिस्कवर्ड, जिस वक्त पता लगता है कि अपने फायदे के लिए थर्ड पर्सन ने जानबूझ के किया है, तो फिर वहां से क्या होगा, उसका 6 महीना, वहां जो 3 महीने का पीरियड वेस्ट हुआ वो पीरियड कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, अब उसके बाद से 6 महीने ऐड किए जाएंगे। दिस इज हाउ सेक्शन 34 कम्स इनटू पिक्चर। अब आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 35। Section 35 talks about doctrine of election. Doctrine of election. Now, doctrine of election. डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन क्या है, इसका नाम है इलेक्शन, इलेक्शन वर्ड किससे बना, इलेक्ट वर्ड से। इलेक्ट का मतलब क्या होता है, चुनना, चूज करना, सिलेक्ट करना, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन जो है वो बेसिकली दो ऑप्शंस के बीच में चुनाव की बात करता है। इलेक्शन मतलब क्या होता है, जनरली अगर हम देखें इलेक्शन क्या होता है, किसी भी जगह से अलग अलग कैंडिडेट्स खड़े हैं, आपको अपने हिसाब से सही चुनना है, यही होता है। सेक्शन 35 भी वही बात कह रहा है सेम, बस हम उसे प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में देखेंगे। आपके पास दो ऑप्शंस दिए गए हैं, आप उस ऑप्शंस में से आपको जो बेहतर लगे वो आप चुनोगे, और क्योंकि यहाँ चुनाव हो रहा है इसीलिए से इलेक्शन कहा। अब ये इलेक्शन है क्या, दो ऑप्शंस के बीच में हो रहा है। प्रिंसिपल ये है इस सेक्शन के पीछे में, कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान सिर्फ जितनी प्रॉफिट से जितना फायदा है वही एक इंसान के पास केवल फायदा जाए और एक इंसान के पास केवल जितनी लाइबिलिटीज है, ऐसा नहीं। जो असेट एंड लाइबिलिटी है वो बराबर बराबर डिवाइड होनी चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते आप कि एक को केवल फायदा अक्रू हो रहा है और एक को केवल लॉसेस हो रहे हैं, ये चीज नहीं हो सकती, ठीक है। तो सेक्शन 35 इसी बारे में बात करता है। अब ये है क्या,
If a person transfers property they do not own it and the same transaction confers a benefit on the true owner and the owner must choose to confirm to dissent. अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी ए की है, ठीक है, मतलब ए जो हो गया वो ओनर हो गया। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक सेक्शन 35 तक हमने देखा कि भाई एक ट्रांसफरर है और एक ट्रांसफरी है, और जो ट्रांसफरर है वही ओनर है, मतलब दो पार्टी हमने देखी। ट्रांसफरर हु इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, यही था, जो प्रॉपर्टी दे रहा है वो ओनर है। इसके पास से प्रॉपर्टी जा रही है किसके पास, ट्रांसफरी के पास, ट्रांसफरर से ट्रांसफरी के पास, एंड दिस ट्रांसफरर इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, वो खुद ही ओनर है। इसी बारे में बात कर रहा था। सेक्शन 35 एक दूसरी चीज कह रहा है, एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है। अब ये क्या कह रहा है कि एक प्रॉपर्टी किसी और की है, ठीक है, ए जो है वो ओनर है, यहां तीन पार्टी होगी, बी जो है वो ट्रांसफरर है, और सी जो है ये कौन है, ये ट्रांसफरी है, ठीक है, मतलब इसको ट्रांसफर किया जाना है और इसको ट्रांसफर करना है। नाउ द ट्रांसफर सेल बाय ट्रांसफर ऐसा कहता है, ये ओनर कहता है, तीन पार्टियां हो गई, प्रॉपर्टी किसी और की है, ओनर कोई और है, ये ट्रांसफरर है, और सी जो है वो ट्रांसफरी है, तीन पार्टी। अब जो ट्रांसफरर है वो ओनर को कहता है कि आपके पास दो रास्ते हैं, ठीक है, आप एक काम करो, मुझसे 50 लाख रुपए ले लो और प्रॉपर्टी जो अपनी है वो सी को दे दो, ठीक है, मुझसे ले लो 50 लाख रुपए और प्रॉपर्टी अपनी सी को दे दो, ठीक है। अब ए के पास क्या ऑप्शंस हैं, ए के पास क्या क्या रास्ते हुए, ए के पास रास्ता क्या हो गया, या तो वो 50 लाख ले ले और प्रॉपर्टी सी को दे दे, या फिर प्रॉपर्टी सी को नहीं दे और 50 लाख भी नहीं ले, यही चीज है। ये बी ने यही कहा ना कि मुझसे 50 लाख ले लो, फिर प्रॉपर्टी सी को दे दो, ठीक है, 50 लाख मुझे ले लो और प्रॉपर्टी सी को दे दो। मान लो प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 45 लाख की थी, प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 45 लाख की है, और बी कह रहा है कि भाई ऐसा है, सी को दे दो प्रॉपर्टी, 50 लाख मुझसे ले लो, 5 लाख ज्यादा ले लो, 50 लाख ले लो लेकिन सी को दे दो। अब ए के पास रास्ते क्या क्या है, या तो इससे 50 लाख ले ले और प्रॉपर्टी ट्रांसफरी को दे दे, सी को दे दे, ऑप्शन ए, या प्रॉपर्टी अपने पास रखे और 50 लाख से नहीं मिलेंगे, या ये प्रॉपर्टी सी को नहीं देगा तो प्रॉपर्टी उसके अपने पास रह गई और इसे 50 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, यही तो रास्ते हैं। अब ए के पास आया दो ऑप्शन, इन्हीं दो ऑप्शंस में से जब कोई भी एक रास्ता ये चूज करेगा, ये हो गया ऑप्शन वन, ये हो गया ऑप्शन टू, राइट, ओनर जो है उसके पास जो दो रास्ते हैं उनमें से कोई एक जो वो चूज करेगा, उसकी मर्जी, वो जो भी चूज करे, वो या तो पैसे रख के प्रॉपर्टी दे या पैसे ना ले प्रॉपर्टी अपने पास रखे, जो भी चूज करेगा ये अपने हिसाब से करे, इसका राइट है, इसे ही कह रहे हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, यही है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, मतलब दो ऑप्शंस के बीच में एक चूज करना, यही है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। देखिए, इफ अ पर्सन ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी दे डू नॉट ओन, बी जो है वो ट्रांसफरर है लेकिन ओनर नहीं है, ठीक है, वही
वही कहा भाई कि ना प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है लेकिन ओनर नहीं है, एंड इन द सेम ट्रांजैक्शन और इसी में कन्फर्स अ बेनिफिट ऑन द ट्रू ओनर, बेनिफिट मिल रहा है उसे, कितना कर रहा है, 5 लाख का फायदा मिल रहा है ना उसे, द ओनर मस्ट चूज। अब ये यही सेम चीज थी कि जो ट्रांसफर है वो एक्चुअल ओनर नहीं है लेकिन ट्रांसफर ओनर को कोई बेनिफिट दे रहा है, ठीक है, एक ही ट्रांजैक्शन में ये सारी चीजें हो रही है। अब यहाँ पे क्या है, ओनर के पास क्या रास्ते होंगे, दो, कंफर्म या डिसेंट। कंफर्म मतलब पहला एक्सेप्ट द ट्रांजैक्शन, या तो एक्सेप्ट कर लिया, जैसे हमने ऑप्शन 1 देखा कि भाई 45 लाख की प्रॉपर्टी थी लेकिन 50 लाख रुपए मिले, मतलब 5 लाख एक्स्ट्रा, वो पैसे रखे प्रॉपर्टी सी को दे दे, ठीक है, या तो एक्सेप्ट या डिसेंट मतलब पूरा पूरा मना कर दे, ना उससे पैसे ले ना प्रॉपर्टी उसे दे, ठीक है, रिजेक्ट द ट्रांजैक्शन एंड रिलिंक्विश द बेनिफिट। तो ये डॉक्ट्रिन यही कह रहा है कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते कि सारा फायदा खुद रख लो और लायबिलिटी दूसरे की दी, मतलब पैसे भी रख लिए प्रॉपर्टी भी रख ली और सामने वाले को कुछ भी नहीं दिया, मतलब सी को ना ही प्रॉपर्टी भी नहीं दी, बी से पैसे ले भी लिए, ये नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी एन ऑप्शन। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन स्टेट्स या तो कंप्लीटली कंफर्म करोगे या कंप्लीटली रिजेक्ट करोगे, मतलब अगर कंप्लीटली कंफर्म किया तो मतलब आपने उससे पैसे लिए और प्रॉपर्टी किसी और को दे दी, ठीक है, ले, या फिर आपने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया, पूरी तरीके से डिसेंट कर दिया, ना पैसे लिए और ना प्रॉपर्टी किसी को दी, दोनों के बेनिफिट्स वाले पार्ट आप अपने पास केवल चुन के नहीं रख सकते, यही कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन कि भाई दो ऑप्शंस के बीच में एक ऐसा इंसान जो ट्रांसफरर है लेकिन ओनर नहीं है, वो ओनर को किसी तरीके का बेनिफिट अगर दे रहा है, ठीक है, वहां पे क्या होगा, इन कंडीशन कि भाई वो प्रॉपर्टी अपनी किसी और को दे दे, वहां पे क्या होगा, ट्रांसफरर जो है वो दोनों के बेनिफिट्स केवल अपने पास रख ले, ऐसा नहीं कर सकता कि भाई वो पैसे भी रख ले और वो प्रॉपर्टी भी रख ले, वो प्रॉपर्टी किसी को ना दे, सारा बेनिफिट उसको ही हो गया, ऐसा नहीं कर सकता। वो जो दो ऑप्शंस उसके पास हैं, या तो एक्सेप्ट इट कंप्लीटली और टू रिजेक्ट इट कंप्लीटली, जो भी करेगा कंप्लीटली देगा, उन दो में से कोई एक ऑप्शन ओनर को चूज करना ही होता है, यही है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, राइट। देखिए दिस मैगजिन कहता है द दैट व्हाट आई अप्रूव आई कैन नॉट रिजेक्ट, मतलब जो ऑप्शन आपने चूज कर लिया फिर बदल नहीं सकते, ये नहीं कि पहले बोला कि नहीं नहीं मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी किसी को देनी नहीं है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए और मैं अपनी प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, फिर आपका 3 महीने बाद मन चेंज हो गया, नहीं यार बेनिफिट ही तो था, वैसे भी प्रॉपर्टी काफी पुरानी हो चुकी है, इट्स इन वेरी लाइक डिलैपिडेटेड कंडीशन, तो आई कैन गिव माय प्रॉपर्टी टू समवन एल्स एंड इन एक्सचेंज ऑफ दैट मुझे काफी बेनिफिट्स मिल रहा है, 5 लाख का फायदा है, तो मे बी आई कैन बाय अ न्यू हाउस विद दैट मनी। तो ऐसा नहीं कर सकते, जो एक बार चूज कर लिया वो कर लिया, लेटर ऑन यू कैन नॉट रिजेक्ट दैट, you cannot approbate and reprobate, मतलब you cannot take the benefit while rejecting the obligation, जो भी एक्सेप्ट करिए कंप्लीटली केवल बेनिफिट्स लेके ऑब्लिगेशंस किसी और को दे दिए, ऐसा नहीं किया जा सकता। तो सेक्शन 35 के होने के एसेंशियल्स क्या है, अनऑथराइज्ड ट्रांसफर कहेंगे तो द ट्रांसफर ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी दे डू नॉट ओन, ठीक है, आई डोंट नो इफ आई शुड कॉल इट अनऑथराइज्ड और नॉट, बट ओनर जो है, ओनर और ट्रांसफर अलग अलग लोग हैं बेसिकली, द ट्रांसफरर ऑफर्स बेनिफिट टू द एक्चुअल ओनर। अब इस ट्रांजैक्शन से जो ट्रांजैक्शन हुआ तीनों पार्टी के बीच, वहां ट्रांसफरर जो है वो कोई बेनिफिट दे रहा है ओनर को, सिंगल ट्रांजैक्शन यानी पूरा एक ही ट्रांजैक्शन में हो रहा है, जैसे हमने देखा बोथ द ट्रांसफर एंड द बेनिफिट आर पार्ट ऑफ द सेम इंस्ट्रूमेंट, पूरे एक ही ट्रांजैक्शन में हो रहा है, द बेनिफिट इज गिवन स्पेसिफिकली इन एक्सचेंज फॉर द प्रॉपर्टी राइट, कि भाई आपकी प्रॉपर्टी किसी और को दी जा रही है, इसी एक्सचेंज में ये बेनिफिट जो है वो दिया जाता है, ठीक है। मोड्स ऑफ इलेक्शन, देखिए किस किस तरीके से इलेक्शन किया जा सकता है, पहले एक बार इसे पढ़ लेते हैं सेक्शन 35 एंड देन इट्स अ लॉन्ग सेक्शन एज यू कैन सी, यहां से स्टार्ट हो रहा है एंड यहां खत्म होगा, सो इट्स अ वेरी लॉन्ग सेक्शन, लेट अस स्टार्ट रीडिंग कि भाई है क्या, where a person professes to transfer property, okay, which he has no right to transfer, मतलब उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, and as a part of the same transaction confers any benefit to the owner, सेम ट्रांजैक्शन में क्या कर रहा है, ओनर को कोई बेनिफिट भी दे रहा है,
Such owner must elect either to confirm such transfer or to dissent from it. अब ओनर को चूज करना ही होगा, या तो उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, जो भी करेगा वो कंप्लीटली करेगा. He has no option to elect the benefits from the transaction and reject the obligations. ऐसा नहीं कर सकते कि फायदे फायदे वाली चीज रख ली और ऑब्लिगेशंस को छोड़ दिया. नहीं, ऐसा नहीं. या तो पूरा एक्सेप्ट करोगे आप ट्रांजैक्शन, या कंप्लीटली रिजेक्ट करोगे उस ट्रांजैक्शन को. एंड इन द लेटर केस मतलब बाद वाले केस में, बाद वाली केस यानी जब अगर मान लीजिए आपने ये चूज कर लिया, दो ऑप्शन हमने देखे थे, ठीक है, 50 लाख लेके प्रॉपर्टी दे देगा या 50 लाख मिलने का प्रॉपर्टी भी नहीं दे देगा. तो आपके पास एक चूज करना है. मान लीजिए आपने ऑप्शन 1 चूज किया, यानी कि 50 लाख रुपए ठीक है वही दे दो, मेरे जो 5 लाख का फायदा ही हो रहा है अल्टीमेटली, और प्रॉपर्टी सी को दे दी. एक ऑप्शन ये. या दूसरा केस जहां पे आपने ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया, तो सेकंड वाले केस में he shall relinquish the benefit so conferred and the benefit so relinquished have revert to the transferor or his representatives as if it had not been disposed of. Second transaction के अंदर या तो completely सारी चीजें छोड़ दोगे और कोई benefit अगर लिया है तो वो सारा वापस करो जो ट्रांसफरर है उसे. ठीक है. ठीक है, ये हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन. अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सब्जेक्ट नेवरदलेस मतलब एक्सेप्शंस दे रखे हैं. ठीक है, एक्सेप्शंस में क्या क्या है, एक्सेप्शंस में दे रखा है, देखिए दो तरीके से, ग्रेचुइटस और नॉन ग्रेचुइटस करके अलग अलग दे रखा है. राइट्स ऑफ डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी. अब ये डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी कौन होता है, डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी मतलब वो इंसान, ट्रांसफरी कौन था, सी था, हमने एग्जांपल में देखा ट्रांसफरी. अगर ऑप्शन 1 चूज किया, जो ओनर है उसने इलेक्ट करने का या चूज करने या ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करना अगर चूज किया, तब तो प्रॉपर्टी सी को चली जाएगी. ऑप्शन 2 के केस में, यानी व्हेन ही रिजेक्ट्स द ट्रांजैक्शन, जब उसने डिसाइड किया कि ना वो पैसे लेगा और ना वो सी को प्रॉपर्टी देगा, तो वो ट्रांसफरी हु एक्सपेक्टेड द प्रॉपर्टी टू कम बट डिड नॉट एक्चुअली, लेटर द प्रॉपर्टी डिड नॉट गो टू द ट्रांसफरी. इसने एक्सेप्ट किया, एक्सपेक्ट किया था कि भाई अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए, सक्सेसफुल होगा तो प्रॉपर्टी इसके पास आएगी, लेकिन क्योंकि जो ओनर था उसने ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया, तो प्रॉपर्टी डिड नॉट गो टू द ट्रांसफरी. तो ऐसा ट्रांसफरी जिसने एक्सपेक्ट किया था कि प्रॉपर्टी उसे मिलेगी, लेकिन बिकॉज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी completely rejected the transaction, the property did not go to the transferee, such a transferee is called a disappointed transferee. वो ट्रांसफरी जो डिसअपॉइंट हो गया. अब डिसअपॉइंट क्यों होगा, क्योंकि उसको उम्मीद थी कि प्रॉपर्टी उसे मिलेगी लेकिन उसे गई नहीं. किस वजह से, बिकॉज द ओनर चोज नॉट टू टेक द बेनिफिट एंड टू गिव द प्रॉपर्टी टू द ट्रांसफरी. इसलिए जब ट्रांजैक्शन, जब जो ओनर है वो रिजेक्ट कर देता है, रिजेक्शन के केस में जो ट्रांसफरी है वो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी उसे कहते हैं. ठीक है, डिसअपॉइंटेड क्यों, क्योंकि उसे प्रॉपर्टी नहीं मिली. तो अब अभी समझ में आएगा कि राइट्स ऑफ डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी की हम बात कर रहे हैं, मतलब सेकंड केस में बात कर रहे हैं जब प्रॉपर्टी उसे मिलनी थी लेकिन नहीं मिली. ठीक है, वहां पे क्या है, देखिए इसे डिवाइड किया गया है कैसे केस में, विदाउट कंसिडरेशन या विद कंसिडरेशन. ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन एंड विद कंसिडरेशन की जब हम बात करें, हमने पढ़ा था ग्रेचुइटस एंड नॉन ग्रेचुइटस. इफ यू ऑल रिमेंबर, we have already read this concept.
ग्रेचुटस एंड नॉन ग्रेचुटस, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, देखिए, विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेचुटस हो जाएगा। तो इस केस में क्या कह रहा है भाई, अब विदाउट कंसिडरेशन था, यानी गिफ्ट के तौर पे प्रॉपर्टी दी जानी थी, लेकिन क्या है, ग्रेचुटस मतलब विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। तो गिफ्ट जब आप दे रहे हो वो किसी एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं है। तो अगर जब हम ग्रेचुटस ट्रांसफर की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे केस में डिसअपॉइंटेड ट्रांसफर, जिसको मिलना था, मतलब गिफ्ट में मिलनी थी प्रॉपर्टी पर मिली नहीं, वैसे केस में डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी, उसके लिए क्या होता है, ट्रांसफरी कैन क्लेम कॉम्पनसेशन फ्रॉम द ट्रांसफरर्स स्टेट इफ द ट्रांसफरर डाइज और बिकम्स इनकेपेबल। वहां पे क्या है, प्रॉपर्टी जो ट्रांसफरी है वो ट्रांसफरर के डेथ के बाद, या अगर वो इनकेपेबल हो गया तो उसके स्टेट से, यानी उसकी प्रॉपर्टी से कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। दूसरा, जब हम नॉन ग्रेचुटस ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, वहां ट्रांसफर इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन वेदर द ट्रांसफरर इज अलाइव और डेड। मतलब गिफ्ट के केस में जहां पे ग्रेचुटस अगर ट्रांजैक्शन हुआ था, ग्रेचुटस ट्रांसफर था, यानी विदाउट कंसिडरेशन था, तो ट्रांसफरी जो है वो कॉम्पनसेशन कब क्लेम करेगा, अगर ट्रांसफरर मर गया है या इनकेपेबल हो गया है, तभी वो क्लेम कर सकता है कॉम्पनसेशन। लेकिन अगर नॉन ग्रेचुटस था, तो वहां पे चाहे ट्रांसफरर जिंदा है नहीं है क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कॉम्पनसेशन वो क्लेम कर सकता है। देखिए यहाँ पे एक सेक्शन एक दे रखा है, वेयर द ट्रांसफर इज ग्रेचुटस, ग्रेचुटस मतलब विदाउट कंसिडरेशन, अगर जो ट्रांसफर होना था वो विदाउट कंसिडरेशन था, and the transfer had before the election died or otherwise become incapable of making a fresh transfer। अब क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन था और ट्रांसफर जो है उसकी पहले डेथ हो गई, ट्रांसफर करने के पहले ही डेथ हो गई अगर, एंड इन ऑल केसेस वेयर द ट्रांसफर इज ऑन कंसिडरेशन, और बाकी सारी केसेस में, इसके अलावा बाकी सारी केसेस में, यानी नॉन ग्रेचुटस वाले केस में, ठीक है। ये क्या बात कर रहा है, ग्रेचुटस की यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हो गया क्या, नॉन ग्रेचुटस। To the charge of making good to the disappointed transferee the amount of value of the property attempted to be transferred to him। अब देखिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, अभी तक का आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, इसे एग्जाम्पल से इस पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। द फार्म ऑफ सुल्तानपुर इज द प्रॉपर्टी ऑफ सी, ठीक है, सी की एक्चुअली प्रॉपर्टी है, मतलब सी कौन हो गया, ओनर, एंड वर्थ रुपीज 800, 800 की प्रॉपर्टी है, ए बाय एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट कह रहा है, ठीक है, मतलब क्या हो गया, ग्रेचुटस ट्रांसफर है, प्रोफेसर टू ट्रांसफर इट टू बी, इसलिए कहा कि ये बी को देगा, गिफ्ट करेगा, गिफ्ट करेगा मतलब क्या हो गया, ग्रेचुटस ट्रांसफर हो गया, गिविंग बाय द सेम इंस्ट्रूमेंट रुपीज 1000 टू सी। फॉर्म ऑफ सी की प्रॉपर्टी है, इसकी 800 वैल्यू है। अब ए ने कहा, ए, ये कौन है, ये ओनर है, ठीक है, ए ट्रांसफरी कौन है, ये है, ट्रांसफरी जो है वो ए है, इसने क्या कहा कि भाई ए बाय एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट प्रोफेसर्स टू ट्रांसफर इट टू बी, प्रॉपर्टी जो है वो बी को दी जाएगी, ठीक है, ट्रांसफरर, सॉरी ट्रांसफरी, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये इस लैंड को गिफ्ट कर देगा, ठीक है, ये इसको गिफ्ट करेगा, और ये 800 की प्रॉपर्टी जो है इसके लिए इसको 1000 रुपए देगा। ये जो है वो ट्रांसफरर है, इसने क्या कहा कि भाई ऐसा है कि ये प्रॉपर्टी सी को जो आप दे दो और मैं इसके लिए आपको 1000 रुपए दूंगा, ठीक है।
गिविंग द सेम इंस्ट्रूमेंट ₹1000, सी इलेक्ट्स टू रिटेन द फार्म। सी ने कहा कि भाई ऐसा है, उसने कहा कि मुझे ना 1000 रुपए चाहिए ना मेरी प्रॉपर्टी गिफ्ट करनी है, मुझे मेरा फार्म मेरे पास रखना है। मतलब उसने ट्रांजैक्शन को क्या किया, रिफ्यूज कर दिया, ट्रांजैक्शन रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, मुझे ना तुम्हारे पैसे चाहिए ना मुझे मेरी प्रॉपर्टी किसी को देनी है, मुझे मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी रहने दो। तो इसे ना 1000 रुपए मिले ना, इसने प्रॉपर्टी करी। अब ए ने कहा था गिफ्ट करने के लिए, मतलब क्या था, ग्रेचुइटस ट्रांसफर की बात हुई थी यहाँ पे। ठीक है, बी कौन हो गया, ये जो ट्रांसफरी था अब बन गया कौन, डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी। In the same case, he forfeits the gift to the gift of ₹1000, इसे 1000 रुपए नहीं चाहिए। अब इन द सेम केस ए डाइज बिफोर द इलेक्शन। अब ये फाइनल इलेक्शन होता, मतलब जब सी ने कोई कहा कि नहीं ठीक है मुझे ये जो फाइनल सारी चीजें होती, इसके पहले जो ट्रांसफरी था इसकी डेथ हो गई। ठीक है, फाइनल इलेक्शन के पहले, ए डाइज बिफोर द इलेक्शन, इसके पहले जो था वो ए मर गया। हिज रिप्रेजेंटेटिव मस्ट आउट ऑफ ₹1000 पे 800 टू बी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए यही यही समझाएगा कि किसने क्या कहा था, ग्रेचुइटस ट्रांसफर की बात हुई थी। ठीक है, ग्रेचुइटस ट्रांसफर था, गिफ्ट था, मतलब क्या, विदाउट कंसिडरेशन। तो अब क्या कह रहा है, इलेक्शन पूरा होने के पहले ही जो ट्रांसफर था उसकी डेथ हो गई। ठीक है, इलेक्शन पूरा होने के पहले ही ट्रांसफर की डेथ हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, इसने क्योंकि ओनर ने कंप्लीटली रिफ्यूज कर दिया ट्रांजैक्शन, तो जो ट्रांसफरी था वो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी हो गया। अब अगर ट्रांसफरी की जब डेथ हो गई, ट्रांसफरर की जब डेथ हो गई, तो वहां पे जो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी है इसका क्या राइट बनेगा, कि ये जो 1000 रुपए जो ये ओनर को दे रहा था एज बेनिफिट, उस पैसे से इसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, किसका, ट्रांसफरर का रिप्रेजेंटेटिव जो होगा, वो प्रॉपर्टी की जितनी वैल्यू है वो इसको डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को एज कॉम्पेंसेशन देगा। बेसिकली ये कह रहा है कि भाई देखिए ऐसा है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन तो हमें समझ में आ गया कि ऐसा है, एक प्रॉपर्टी है जिसका ओनर कोई और है लेकिन एक्चुअल ट्रांसफरर कोई और है। ठीक है, ट्रांसफरर कहता है कि भाई ऐसा है कि ओनर को कहता है कि आप इस प्रॉपर्टी को एक ट्रांसफरी को दे दो सच सच इंसान को, इसके बदले में आपको इतना बेनिफिट में दूंगा। ठीक है, बेनिफिट देने के लिए कह रहा है। अब जो ओनर है उसके पास आ गए दो ऑप्शंस, या तो वो उसको चूज करे या वो रिजेक्ट करे, जो भी करेगा वो कंप्लीटली करेगा। मतलब अगर बेनिफिट रखेगा तो प्रॉपर्टी देगा, बेनिफिट नहीं रखेगा तो प्रॉपर्टी भी नहीं देगा। अब अगर उसने बेनिफिट रखा प्रॉपर्टी दे दी, तब तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन कंप्लीट। ठीक है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर ही चोज नॉट टू गिव, उसने नहीं देने का चूज किया कि भाई मुझे बेनिफिट नहीं चाहिए पर मैं अपनी प्रॉपर्टी भी नहीं दूंगा। ठीक है, he chose not to give, he chose to relinquish the benefit, he chose to refuse the transaction, reject the transaction। तो वहां पे क्या होगा, जो ट्रांसफरी था वो बन गया डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी। तो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी के लिए उसके कुछ राइट्स होते हैं। जो एक्सेप्शन पोर्शन है, सब्जेक्ट नेवरदलेस क्या कह रहा है कि भाई उसके पास, उसका भी कुछ एक्सेप्शन है, उसके पास भी कुछ राइट्स हैं डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी के पास। अगर जो ट्रांजैक्शन होना था, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन जो है वो ग्रेचुइटस ट्रांजैक्शन था, मतलब गिफ्ट किया जाता विदाउट कोई कंसिडरेशन था, यानी जो ट्रांसफर होना था उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं था। ऐसे केस में अगर इलेक्शन के पहले, कंप्लीट होने के पहले ट्रांसफरर की डेथ हो गई, या वो इनकेपेबल हो गया, डेथ हो गई या वो इनकेपेबल हो गया, तो उसका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है वो प्रॉपर्टी की जितनी वैल्यू थी जो उसको ट्रांसफर किया जाना था उतनी की कॉम्पनसेशन डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को करेगा। ठीक है, और अगर जो ट्रांजैक्शन था वो नॉन ग्रेचुइटस था, मतलब ट्रांजैक्ट कंसिडरेशन के साथ था वो, मतलब सेल था, अगर मान लीजिए सेल या एक्सचेंज ऐसा कुछ था, तो वहां पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई ऐसा है ट्रांसफरर अलाइव है या डेड है, जो भी है प्रॉपर्टी की जितनी वैल्यू है वो उसको दी जाएगी। द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी अटेम्प्टेड टू बी ट्रांसफर्ड, जितना प्रॉपर्टी का वैल्यू था उतना उसको देने की कोशिश की जाएगी। यही कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का ये पोर्शन पे डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी वाला। ठीक है, इट्स अ लॉन्ग सेक्शन, विल बी कंटिन्यूइंग इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो आप जैसे इसमें मोड्स पढ़ने हैं, फिर बहुत सारी और चीजें देखिए, एक्सेप्शन टू द प्रीसीडिंग 4 रूल्स, नीचे में यहाँ भी कुछ रूल्स दे रखे हैं, इसके बाद फिर एक्सेप्शंस है। तो इट्स अ लॉन्ग सेक्शन एज आई सेड अर्लियर,
काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। As much as it is important for the purpose of exams, इसको समझना बहुत जरूरी है because it has a lot of concept, right? So इसको समझना बहुत जरूरी है. I hope कि अभी हमने जितना समझा it is clear to you all. In case नहीं हुआ है, we'll be again discussing it in the later next lectures. Meanwhile, if you have any queries relating to this or any other topic studied till date, या तो ये particular doctrine या इस सब्जेक्ट के अंदर टिल डेट हमने बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स देखे, बहुत ज्यादा डॉक्ट्रिन्स है इस सब्जेक्ट के अंदर, टीपीए के अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो हमें डिस्कस हमने कर लिए हैं, हमें करने हैं, आगे भी हम करेंगे. सो अभी तक टिल डेट अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, इफ यू नीड टू आस्क एनीथिंग, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू अस. सो विल बी कंटिन्यूइंग दिस सेक्शन 35 हम कर रहे हैं एंड इट्स अ लॉन्ग, एज आई ऑलरेडी सेड, इट्स अ लॉन्ग सेक्शन. सो विल बी कंटिन्यूइंग इट इन द नेक्स्ट lecture. So see you all in the next lecture, and meanwhile feel free to reach out to us, feel free to connect with us. Keep studying, stay healthy, and see you all, stay tuned and see you all in the next lecture.